Hello student, welcome to accountancy classes. Today we are going to start our new chapter financial statement of companies. First of all, we have to know what means financial statement. बेटा देखो financial statement जो होती है वो just एक अकाउंट नहीं है, वो just स्टेटमेंट है जो हमारी फाइनेंस की पोजीशन को दिखाती है. कंपनी एट प्रेजेंट फाइनेंशियली कितनी स्ट्रॉन्ग है, कितने कंपनी ने प्रॉफिट कमाए हैं, कितना वो लॉस में जा रही है, मीन्स जो एक्चुअल फाइनेंशियल पोजीशन होती है उसे हम फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स की हेल्प से शो करते हैं. ठीक है. अब जो कंपनी होती है उसकी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में और एक फर्म की फाइनेंशियल स्टेटमेंट में कुछ डिफरेंस होता है. देखिए बेटा, आप लोग अभी तक जो बैलेंस शीट बना रहे थे वो होती थी फर्म की बैलेंस शीट. ओके, तो वहां क्या होता था, उसे हम हॉरिजेंटल बेसिस पे लिखते थे जहां लेफ्ट और राइट दो साइड हो जाते थे. एक साइड में लायबिलिटीज होती थी और दूसरी साइड में एसेट्स होती थी. ठीक है. लेकिन अब जो हम फाइनेंशियल स्टेटमेंट प्रिपेयर कर रहे हैं वो कंपनीज के लिए है, और कंपनी की फाइनेंशियल स्टेटमेंट और जो फर्म की फाइनेंशियल स्टेटमेंट होती है उसमें कुछ डिफरेंस होते हैं. तो चलो पहले हम थोड़ा सा इसके जो डिफरेंस है उनको डिस्कस कर लेते हैं. एज यू ऑल नो, कंपनी जो है वो वाइड एरिया है देन फर्म. फर्म का जो एरिया है वो बहुत ही कंजेस्टेड है. कम एरिया की फर्म जो एरिया होता है उसको हम फर्म में इंक्लूड करते हैं, लेकिन बहुत सारी फर्म्स मिलके कंपनी को क्रिएट कर रही होती हैं, मतलब कंपनी कुछ बड़े लेवल पर आ जाती है. ओके, तो ये जो फर्म की जो वाइड रेंज है उसके अकॉर्डिंग यहाँ हम क्या करते हैं कि जो बैलेंस शीट है उसमें प्रीवियस ईयर के साथ कंपैरिजन शो करते हैं. मतलब हमारी चाहे फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में बैलेंस शीट की बात कर लो या फिर हमारा जो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाते थे उसकी बात कर लें, तो यहाँ पे भी जो P&L स्टेटमेंट है उसमें और बैलेंस शीट स्टेटमेंट दोनों में हम क्या करते हैं, प्रीवियस ईयर का बैलेंस जो होता है उसको भी लिखते हैं. जबकि अभी तक हम जो अकाउंट्स मेंटेन करते थे, जो हम बैलेंस शीट बनाते थे, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाते थे, वहां सिर्फ और सिर्फ करंट ईयर की जो अमाउंट्स होते थे, जो ट्रांजेक्शन्स होती थी उनको लिखते थे. अब हमें प्रीवियस ईयर को उसमें इंक्लूड करना है. ओके, तो देखते क्या क्या डिफरेंस है. बेटा फर्स्ट जो डिफरेंस होता है वो होता है फॉर्मेट का और उसके कंटेंट्स का. ठीक है. फॉर्मेट जो है उसमें हमारे जो एक्ट है कौन सा, शेड्यूल 3 पार्ट 1 ऑफ कंपनी एक्ट 2013, उसके अकॉर्डिंग एक पर्टिकुलर जो फॉर्मेट दिया गया है उस फॉर्मेट में हम कंपनी की बैलेंस शीट, कंपनी के प्रॉफिट एंड लॉस को शो करेंगे. ठीक है. जबकि जो फर्म का फॉर्मेट होता है उसमें ऐसा कुछ नहीं है, वहां पे कुछ फिक्स नहीं है, कंपनी अपनी तरफ से भी चेंजेस कर सकती है. फॉर्मेट यहाँ कहने का मतलब ये नहीं है कि आपने जो वहां पे फिगर बनाई है, जो आपने डायग्राम बनाया है उसमें चेंजेस होंगे. नो, यहाँ बात हो रही है प्रेफरेंस की. जैसे इसमें क्या करते हैं, पहले इक्विटी लायबिलिटीज लिखते हैं, उसके बाद नीचे हम जैसे जैसे चलते रहते हैं तो उसकी लिक्विडेशन जो है वो कम होती चली जाती है. मतलब हम जो शेड्यूल है 3 2013 एक्ट के अकॉर्डिंग उसमें सबसे पहले तो किसको लिखा जाता है, जो हार्ड असेट, हार्ड लायबिलिटीज होती हैं. ठीक है, जो लॉन्ग टर्म की होती है. ठीक है. और जैसे जैसे वो लिक्विडेशन में आती रहती है, जैसे जैसे वो कैश में ज्यादा क्लोज होती चली जाती है. एग्जाम्पल, आपने पहले शेयर कैपिटल लिखी, फिर उसके बाद आपने आपकी जो फिक्स असेट्स थी, जो नॉन करेंट लायबिलिटीज थी उनको लिखा, फिर करंट लायबिलिटीज को लिखा, फिर आपका असेट की साइड आ जाए तो असेट में भी ऐसे ही किया, पहले नॉन करंट असेट्स उसके बाद करंट असेट्स. ठीक है. ये तो है 2013 का जो शेड्यूल है उसके अकॉर्डिंग का फॉर्मा. ठीक. लेकिन जो हमारी फर्म में जो बैलेंस शीट बनती है हॉरिजेंटल, उसमें हम अपने अकॉर्डिंग ही लिख सकते हैं. आपने कई बैलेंस शीट देखी होगी कि कुछ में तो क्या होता है कि स्टार्टिंग में कैश लिखा रहता है. ठीक है. और कुछ बैलेंस शीट क्या होती है कि वहां पे फिक्स असेट्स को पहले लिखा जाता है, जो नॉन करंट असेट्स है उनको पहले लिखा जाता है, और कैश जो है वो सबसे एंड में आता है. ठीक है. तो वो कंपनी की प्रेफरेंस के ऊपर है, कंपनी का खुद का डिसीजन है कि वो कौन सा फॉर्मेट चूज करे इन केस ऑफ फर्म्स बैलेंस शीट. ठीक. लेकिन अगर कंपनी की बैलेंस शीट के बारे में बात करें तो यहाँ जो आपको परफॉर्मा दिया गया है दैट इज फिक्स. पहले आपको
आपको इक्विटी के लिए बोला गया है तो आपको इक्विटी ही लिखनी है, उसके बाद आप जैसे जैसे लिक्विडेशन में आते जाओगे उनको लिखते चले जाओगे। ओके, दूसरा बड़ा डिफरेंस ये है कि आपकी जो कंपनी की बैलेंस शीट बनाते हो उसमें आप प्रीवियस ईयर के फिगर्स को भी नोट डाउन करते हो, जबकि जो फर्म की बैलेंस शीट होती है उसमें प्रीवियस ईयर के बैलेंसेस को इंक्लूड नहीं किया जाता। देखा है ना कि हमारी जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाते थे हम अपने उसकी फर्म की, वहां पे हम करंट ईयर के जो बैलेंसेस थे सिर्फ उनको लिखते थे, लेकिन यहाँ जो स्टेटमेंट बन रही है कंपनी की इसमें आप प्रीवियस ईयर और करंट ईयर दोनों को लेकर चलोगे। ठीक है, फिर बात आ जाती है कि इसका जो फॉर्मेट होता है, कंपनी जो है, कंपनी अकाउंट्स जो होते हैं, कंपनी की जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट होती है वो हमेशा वर्टिकल फॉर्म में बनेगी। मीन्स पहले आप लायबिलिटीज लिखोगे और उसके नीचे फिर एसेट्स आ जाएंगी, वो मैं अभी आपको शो करूंगी, दिखाऊंगी। ठीक है, लेकिन जो फर्म की बैलेंस शीट आप बनाते थे उसमें आप हॉरिजेंटल बेसिस पे काम करते थे, एक साइड आपकी लायबिलिटीज होती थी और दूसरी साइड आपकी एसेट्स होती थी। तो ये कुछ डिफरेंस हैं जो आप अभी तक बैलेंस शीट पढ़ते आ रहे हो और अब जो बैलेंस शीट पढ़ोगे उनमें। ठीक है, तो देखते हैं इस बैलेंस शीट के अकॉर्डिंग परफॉर्मा कैसा होता है। बेटा देखो, जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट है कंपनी की उसमें पहले आप कंपनी का नाम लिखोगे, वो हम प्रीवियस बैलेंस शीट में भी करते थे। उसके बाद बैलेंस शीट एज एट, क्योंकि बैलेंस शीट एक फिक्स डेट पर ही बनती है, एक फिक्स पर्टिकुलर टाइम पर ही बनती है, इसीलिए एज एट लिखा जाता है, जो भी आपकी डेट होगी क्लोजिंग। उसके बाद जो फॉर्मेट होता है उसमें 4 कॉलम होते हैं। फर्स्ट जो कॉलम है वो पर्टिकुलर्स के लिए होता है, सेकंड में नोट नंबर होते हैं, और थर्ड जो है उसमें करंट ईयर की जो फिगर्स होती है उनको लिखा जाता है, और जो लास्ट वाला कॉलम होता है इसमें प्रीवियस ईयर की फिगर्स को हम नोट करते हैं। ओके, तो फर्स्ट जो हमारा पर्टिकुलर्स का कॉलम है वहां हम, मैंने देखो बड़ा बड़ा लिखा है, कैपिटल लेटर्स में ही लिखा है इसको ताकि अलग से शो कर सकूं। यहाँ मैंने इक्विटी एंड लायबिलिटीज लिखा है। ठीक है, मतलब आप क्या करोगे, पहले आप इक्विटी लायबिलिटीज को लिखोगे और उसके नीचे आप एसेट्स को लिखोगे। क्यों? क्योंकि बैलेंस शीट जो होती है उसमें दोनों जो कॉलम होते हैं, दोनों साइड्स होती है, उनका इक्वल होना बहुत जरूरी है। ठीक है, ऐसा ही करते आए हम कि अगर बैलेंस शीट के दोनों बैलेंसेस मैच कर जाते हैं तो मीन्स आपने अकाउंट्स जो मेंटेन किए वो बिल्कुल ठीक किए हैं। ठीक है, अब यहाँ कैसे होगा, यहाँ पहले आप लायबिलिटीज को लिखोगे, उनका टोटल करोगे, फिर एसेट्स को लिखोगे, उनका टोटल करोगे, वो आपका वर्टिकल फॉर्म में होगा, पहले हॉरिजेंटल फॉर्म में होता था। ओके, तो यहाँ जो फर्स्ट हेडिंग है वो आपकी, ये आपकी मेन हेडिंग हो गई, ये नेक्स्ट जो है वो हेडिंग हो गई, और उसके अंदर सब हेडिंग होती है। आपसे जो क्वेश्चंस पुट किए जाते हैं एग्जाम में वो भी इसी तरीके से आते हैं। पूरा परफॉर्मा आपसे नहीं पूछा जाएगा, सिर्फ और सिर्फ ये पूछ लिया जाता है कि इस पर्टिकुलर इवेंट को या इस पर्टिकुलर अकाउंट के बैलेंस को आप कौन सी हेडिंग में या सब हेडिंग में शो करोगे, या आपकी ये जो सब हेडिंग है ये कौन सी हेडिंग के अंडर आती है। ठीक है, इस तरीके के क्वेश्चन आते हैं। तो फर्स्ट जो मेन हेडिंग है दैट इज इक्विटी एंड लायबिलिटीज, और उसके बाद जो मेन हेडिंग, सॉरी ये मेन हेडिंग है, उसके बाद हेडिंग शेयर होल्डर्स फंड। तो शेयर होल्डर्स फंड जो होता है उसमें बेटा 3 आइटम्स होते हैं, 3 सब हेडिंग्स होती हैं, दैट इज शेयर कैपिटल। अब मैं शेयर कैपिटल के बारे में बात करती हूँ, तो शेयर कैपिटल होती है कि आपने जो इक्विटी और प्रेफरेंस दोनों तरीके के जो शेयर्स इशू किए हैं, ठीक है, चाहे वो किसी भी बिहाफ पे कर रखे हैं, बोनस शेयर है या आपने इक्विटी स्वीट इक्विटी कर रखे हैं, कैसे भी है तो शेयर कैपिटल ना। ठीक है, तो वो सभी इसमें लिखे जाते हैं शेयर कैपिटल में। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट आता है रिजर्व एंड सरप्लस। रिजर्व एंड सरप्लस में आपके जितने भी रिजर्व्स होते हैं, जितने भी कह सकते हो कि एडिशनल बेनिफिट होते हैं, उनको आप इसमें लिखते हो। जैसे सिक्योरिटी प्रीमियम, सिक्योरिटी प्रीमियम जो है वो भी एक एडिशनल बेनिफिट है कंपनी के लिए। इशू के टाइम अगर शेयर्स पर प्रीमियम लिया गया है तो वो कैपिटल नेचर का बेनिफिट होता है, उसे रिजर्व एंड सरप्लस में डालते हैं। ये इवन प्रॉफिट का कोई भी पार्ट जो आपने रिजर्व करके रखा हुआ है, सेव करके रखा हुआ है,
वो आपका रिजर्व एंड सरप्लस में लिखा जाता है। इनके बारे में मैं फिर से एक्सप्लेन करूंगी कि शेयर कैपिटल में कौन कौन सी हेडिंग्स होती हैं, रिजर्व में कौन कौन सी हेडिंग होती है। नेक्स्ट वन इज मनी रिसीव अगेंस्ट शेयर वारंट्स। अब बेटा देखो शेयर वारंट्स क्या होते हैं। बेटा शेयर वारंट्स जो होते हैं ये ऐसे फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं जिन्हें पब्लिक कंपनी इशू करती है। शेयर वारंट्स को सिर्फ पब्लिक कंपनी ही इशू कर सकती है, प्राइवेट कंपनी नहीं कर सकती। तो वहाँ जो हमारे शेयर होल्डर्स होते हैं उन लोगों को कुछ अथॉरिटीज दी जाती है कि वो पर्टिकुलर टाइम पर कुछ शेयर्स जो है उनको कंपनी से प्री डिटरमाइन होते हैं उन्हें परचेज कर सके। ठीक है, मतलब फर्स्ट अथॉरिटी जो है वो उसके शेयर होल्डर्स को दी जाती है जो पहले से ही है। ठीक है, नए इशू जो किए जाते हैं उसमें कोई भी परचेज कर सकता है, लेकिन ये जो शेयर्स होते हैं ये पर्टिकुलर पहले से ही फिक्स उन शेयर होल्डर्स के लिए होते हैं जिन्हें शेयर वारंट्स की फैसिलिटी दी गई है। मतलब पहले यहाँ पुराने जो हमारे शेयर होल्डर है वो परचेज करेंगे, अगर वो नहीं करते हैं तो नए वालों को इशू किया जाएगा। ओके, और इसका जो पैसा होता है, इससे जो पैसा रिसीव होता है वो भी शेयर फंड का हमारा हिस्सा होता है। नेक्स्ट वन इज शेयर एप्लीकेशन मनी पेंडिंग अलॉटमेंट। नेक्स्ट जो हमारी हेडिंग है दैट इज शेयर एप्लीकेशन मनी पेंडिंग अलॉटमेंट। पेंडिंग अलॉटमेंट क्या होता है बेटा देखो, कंपनी जब शेयर इश्यू करती है तो वो कोई पर्टिकुलर डेट नहीं है, फिक्स नहीं है कि उसने स्टार्टिंग में ही की, वो कभी भी कर सकती है। फॉर एग्जाम्पल मार्च में क्लोजिंग होती है, कंपनी ने फैब में कुछ शेयर्स इशू कर दिए। ठीक है, तो कंपनी ने शेयर इशू किए, एप्लीकेशन मनी तो रिसीव कर ली, लेकिन हो सकता है कि जब हमारे अकाउंट्स क्लोज हो रहे हैं उस टाइम तक कंपनी अलॉटमेंट ड्यू ना कर पाई हो। समझ रहे हो ना इस बात को कि हमने शेयर तो इशू किए, शेयर इशू करने से हमारे पास एप्लीकेशन मनी रिसीव हो गई। अब एप्लीकेशन मनी रिसीव होने का मतलब ये नहीं है कि हमने जितने भी शेयर होल्डर्स हैं उनको सबको शेयर सेल कर दिए। नो, उसके बाद ये कंपनी का डिसीजन होता है कि कंपनी किस किस इंसान को, किस किस शेयर होल्डर को कितने शेयर्स अलॉट करेगी। ठीक है, तो वो अलॉटमेंट के टाइम पे होता है। तो हो सकता है कि जिस टाइम कंपनी ने शेयर इशू किए उसके जस्ट बाद कंपनी को बैलेंस शीट मेंटेन करनी थी, तो यहाँ अलॉटमेंट नहीं हुई। ठीक है, पेंडिंग है अभी अलॉटमेंट मनी रिसीव होना बाकी है। ठीक है, ड्यू कर दी है लेकिन पैसा रिसीव करना बाकी है। ओके, तो इस केस में जो हमारा पेंडिंग अलॉटमेंट होगा वो भी इक्विटी एंड लायबिलिटीज में शो किया जाएगा। इन केस कंपनी को कुछ शेयर होल्डर्स का पैसा रिटर्न करना है। देखो, अगर कंपनी इन शेयर होल्डर्स को वाकई में अलॉटमेंट करना चाहती है, शेयर्स अलॉट करना चाहती है, तो उस केस में जो पेंडिंग अलॉटमेंट है वो तो किस में आ जाएगी, एप्लीकेशन पेंडिंग अलॉटमेंट में। ओके, लेकिन इन केस अगर पैसा रिफंड करना चाहती है इन बंदों को, वो शेयर्स जो है वो अलॉट करना नहीं चाहती है, तो ऐसा जो एप्लीकेशन मनी होता है वो आता है हमारा इक्विटी अदर करंट लायबिलिटीज में। ओके, इशू करना चाहती है अलॉटमेंट तो उस केस में पेंडिंग में, और रिफंड करना चाहती है तो अदर करंट लायबिलिटीज में। ओके, नेक्स्ट जो आती है हमारी मेन सब हेडिंग दैट इज नॉन करंट लायबिलिटीज। नॉन करंट लायबिलिटीज होती हैं जो लॉन्ग टर्म की लायबिलिटीज होती हैं। लॉन्ग टर्म के लिए हमने लोन या कोई किसी से भी क्रेडिटर से पैसा उधार लिया होता है। ठीक है, जैसे डेफर्ड टैक्स लायबिलिटी होती है, लॉन्ग टर्म लोन्स होते हैं, डिबेंचर्स होते हैं, तो ये लॉन्ग टर्म की होती है। ओके, लंबे टाइम के लिए है, आज से 8 साल 10 साल 5 साल, कुछ भी टाइम पीरियड जो 1 साल से या जो हमारा ऑपरेटिंग साइकिल पीरियड है उससे ज्यादा का टाइम लेती है। तो ऐसी जो लायबिलिटी जो 1 साल बाद पे होंगी, 1 साल से ज्यादा टाइम लेंगी, उन लायबिलिटीज को हम नॉन करंट लायबिलिटीज में लिखते हैं। और लास्ट आता है इसमें करंट लायबिलिटीज का। करंट लायबिलिटीज होती हैं जिन लायबिलिटीज को विद इन द ऑपरेटिंग पीरियड या विद इन 1 ईयर पे कर दिया जाता है, उन लायबिलिटीज को हम करंट लायबिलिटीज बोलते हैं। ओके, तो बेटा ये सारी जो हेडिंग्स होती हैं इन सबका जो भी टोटल आना होता है वो हम दोनों ईयर्स का टोटल यहाँ 3rd और 4th कॉलम में शो कर देते हैं।
ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट आता है एसेट्स। एसेट्स जो है वो हमारी इस बैलेंस शीट का सेकेंड पार्ट है। फर्स्ट पार्ट में सारी लायबिलिटीज को लिखा गया, सेकेंड पार्ट अब एसेट्स को शो करेगा। तो एसेट्स में भी इनकी लिक्विडेशन के अकॉर्डिंग ही लिखना है। पहले नॉन करंट एसेट्स को लिखा जाएगा और उसके बाद करंट एसेट्स को। अब कंडीशन ये होती है कि यहाँ हमारी जो इक्विटी लायबिलिटीज है उनका टोटल और जो नॉन करंट करंट एसेट्स है इन दोनों का टोटल वो मैच करना चाहिए। अगर इन दोनों का टोटल मैच कर जाता है तो आपने जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट प्रिपेयर की है वो बिल्कुल ओके है। तो आई होप आप लोगों को जो हमारी नई बैलेंस शीट है उसका परफॉर्मा अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब इसी तरीके से आपको क्वेश्चंस करने हैं। इस चैप्टर में आपको मेनली कुछ हेडिंग्स का ही दिया जाएगा कि कुछ हेडिंग से रिलेटेड आपको एंट्रीज करनी है। और दूसरी बात, यहाँ से कुछ जो मेन पॉइंट्स हैं वो 2013 के अमेंडमेंट के बाद हटा दिए गए थे, तो उनको आप एक बार रिवाइज कर ले कि कौन कौन से सब्जेक्ट, कौन कौन सी डिटेल्स हैं या कौन कौन सी हेडिंग्स हैं जिनको सिलेबस से हटा दिया गया था, वो हमें यहाँ नहीं लेनी है। ओके, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।